हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में वेक्टर चैप्टर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि ऑलरेडी जेई मेंस में आ चुके हैं। ठीक है, तो आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं जो कि जेई मेंस में ऑलरेडी आ चुका है और ये कब आया? 4 अप्रैल 2015। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। हमसे क्या बोल, देखो, लेट ए बार बी बार एंड सी बार बी 3 नॉन जीरो वैक्टर्स। सबसे पहले हमसे क्या बोल रहे हैं कि ए बार बी बार और सी बार जो है ना वो थ्री नॉन जीरो वैक्टर्स हैं। ठीक है, सच दैट क्या बोल रहे हैं इसके बाद, सच दैट नो टू ऑफ देम आर कोलीनियर। और कंडीशन यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ए बार बी बार सी बार में कोई भी दो वेक्टर एट द सेम टाइम कोलीनियर नहीं है। मतलब क्या बोल रहे हैं, नॉन कोलीनियर है कोई भी दो वेक्टर। ठीक है, अब हो सकता है कि ए बार बी बार नॉन कोलीनियर हो या बी बार सी बार नॉन कोलीनियर हो या ए बार सी बार नॉन कोलीनियर हो। ठीक है, ये बोल रहा है एंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू 1/3 मॉडुलस ऑफ बी इंटू मॉडुलस ऑफ सी इंटू ए बार। ये हमें गिवन है। अब आपसे क्या बोल रहा है कि इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स बी बार एंड सी बार देन अ वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमसे, सबसे पहले हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि ए बार बी बार सी बार 3 नॉन जीरो वैक्टर्स हैं। ठीक है, साथ में ये बोल रहा है कि नो टू ऑफ देम आर कोलीनियर। फिर ये बोल रहा है कि इन तीन वेक्टर में से कोई भी दो वेक्टर एट द सेम टाइम कोलीनियर नहीं है। इसका मतलब कोलीनियर नहीं है, मतलब नॉन कोलीनियर है वो। और साथ में हमें ये कंडीशन गिवन है। ठीक है, इसको तो हम नोट कर लेते हैं, ए क्रॉस बी, ठीक है, क्रॉस सी इट इज इक्वल टू गिवन है आपको 1/3 मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ सी इंटू ए बार। ठीक है, एक कंडीशन ये गिवन है। अब आपसे क्या बोल रहे हैं कि थीटा, अगर थीटा वेक्टर बी बार और वेक्टर सी बार के बीच का एंगल है तो आप साइन थीटा की वैल्यू बताओ मुझे। राइट है, ये हमसे क्वेश्चन में बोला गया है। तो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो हम ये बोलते हैं, देखो वी नो दैट, लिखो यहाँ पे कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, इसीलिए ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। तो इस प्रॉपर्टी को सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। तो इसके हिसाब से मैं इसको क्या ले सकता हूँ, सी क्रॉस और ए क्रॉस बी। ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू 1/3 मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ सी इंटू ए बार। राइट है, ये हो गया आपका। अब हम लोग एक प्रॉपर्टी और जानते हैं कि जब भी ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखा हो, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट के साथ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। एंड इट इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ऑफ ए डॉट बी इंटू सी। करेक्ट है, ओके। अब हम इस प्रॉपर्टी को हम यहां पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो माइनस साइन तो सेम होगा। अब मैं इसको लिखूंगा क्या, सी डॉट बी इंटू ए बार माइनस ऑफ क्या लिखूंगा फिर, सी डॉट ए इंटू बी बार। राइट, और राइट हैंड साइड आपकी एज इट इज रहेगी 1/3 मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ सी इंटू ए बार। ठीक है, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया पॉजिटिव, सी डॉट ए इंटू बी बार माइनस ऑफ सी डॉट बी इंटू ए, एंड इट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/3 मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ सी इंटू ए बार। राइट है, अब एक काम करो, इस वैल्यू को हम शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा सी डॉट ए इंटू बी इक्वल टू हो जाएगा 1/3 मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ सी इंटू ए बार प्लस, अब जब ये जब शिफ्ट होगा राइट साइड में तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये जाएगा सी डॉट बी इंटू ए वैक्टर। ठीक है, अब हम दोनों एक्सप्रेशन से क्या करते हैं, वेक्टर ए को लेते हैं कॉमन। ठीक है, तो वेक्टर ए को कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, 1/3 मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ सी प्लस सी डॉट बी। ठीक है, इंटू हो जाएगा ए बार, और ये बच रहा है हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सी डॉट ए इंटू बी। राइट है, ठीक है। अब ध्यान से देखो आप लोग, यहाँ पे क्या होने वाला है कि देखो ये तो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो स्केलर इंटू वैक्टर, साथ में अगर आप देखो तो ये पूरी होल वैल्यू भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इंटू वैक्टर दिया हुआ आपको। राइट है, मतलब हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच में क्या एक लीनियर रिलेशन दिया हुआ है। मतलब यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि वेक्टर बी बार और वेक्टर ए बार जो है ना कोलिनियर वेक्टर्स हैं। जब भी दो वेक्टर्स के बीच लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो हम ये बोल सकते हैं कि यार भाई वेक्टर या तो पैरेलल है या तो कोलिनियर है। तो फिलहाल तो मैं ये बोल रहा हूँ कि वेक्टर बी और वेक्टर ए क्या है, कोलिनियर है। राइट है, अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में हमको ये बोल रहे हैं कि नो टू ऑफ देम आर कोलिनियर, मतलब हमसे बोल रहे हैं कि कोई भी दो वेक्टर्स कोलिनियर नहीं है।
जबकि इस रिलेशन के हिसाब से हमें क्या दिख रहा है कि वेक्टर बी और वेक्टर ए कोलिनियर है, तो ये तो दोनों कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। ठीक है, ओके। अब ऊपर क्या बोल रहा है कि वेक्टर जो है, दो वेक्टर कोलिनियर नहीं है, मतलब मैं मान लेता हूँ कि वेक्टर बी और वेक्टर ए कोलिनियर नहीं है, लेकिन इस रिलेशन के हिसाब से वेक्टर्स हमें दिख रहे हैं कि कोलिनियर है। तो इस केस में ऐसा होता है कि वेक्टर बी का जो कोफिशिएंट है ना, सी डॉट ए, ये जीरो होना चाहिए, साथ में वेक्टर ए का जो कोफिशिएंट है वो भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीरो, राइट है। अब यहां से हमें कंडीशन मिल रही है कि वेक्टर सी और वेक्टर ए दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, मतलब वेक्टर ए और सी परपेंडिकुलर है। लेकिन हमें तो एंगल किसके बीच में बोल रहा है, वो वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच में एंगल बोल रहा है ना, तो इस कंडीशन को आप छोड़ दो। ठीक है, तो हम इस कंडीशन से काम चलाते हैं। तो ये हो गया 1/3 मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ सी, और सी डॉट बी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ सी मॉडुलस ऑफ बी इंटू होता है कॉस थीटा, राइट है। तो यहाँ से ये दोनों वैल्यू को हम क्या करते हैं, कॉमन लेके जीरो में भेज देते हैं या कैंसिल आउट करते हैं। तो हमारे पास बचेगा क्या, 1/3 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/3। ठीक है, और हमसे बोला है साइन थीटा निकालने बोला है ना भाई, तो हम लोग साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। ये हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से कि साइन थीटा इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ मैं कॉस थीटा की वैल्यू, तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1/3 का स्क्वायर क्या होगा, 1/9 अंडर रूट। ठीक है, एलसीएम लूंगा तो कितना होगा, 9 माइनस 1/8, सॉरी 9 माइनस 1/9 होगा ये, है ना, 9 माइनस 1/9 हुआ आपका ये। तो ये कितना हो जाएगा अल्टीमेटली, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 8/9। इसको आप ले सकते हो, 8 को ले सकते हो 2√2 और इसको हम ले सकते हैं 3। तो अल्टीमेटली हमारा जो आंसर आएगा वो ये है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 2√2/3 होगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये था यहाँ पे कि वेक्टर बी और वेक्टर ए, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि ये लीनियर रिलेशन दिखा रहा है, जब मतलब वेक्टर बी और वेक्टर ए कोलीनियर है, जबकि हमें क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि कोई भी दो वेक्टर जो है ना वो कोलीनियर नहीं है, नो टू ऑफ देम आर कोलीनियर। तो भाई दोनों कॉन्ट्राडिक्शन को अवॉइड करने के लिए हम लोग ये करते हैं कि वेक्टर बी का जो कोफिशिएंट है वो भी जीरो पुट कर दो और इसको भी आप जीरो पुट कर दो, तो आपका कॉन्ट्राडिक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फाइनली जो आंसर होगा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2√2/3। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके ओके, अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो कि जेई मेंस 10 अप्रैल 2015 को आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये हम स्टडी कर लेते हैं। लेट ए बार एंड बी बार बी 2 यूनिट वैक्टर्स। ठीक है, सबसे पहली बात तो हमें जो गिवन है वो लिख देता हूँ कि मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू 1 एंड मॉडुलस ऑफ बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में बोल रहे हैं ना कि ए बार और बी बार दो यूनिट वैक्टर्स हैं। तो यूनिट वैक्टर डेफिनेशन क्या बोलते हैं, किसी भी वैक्टर को हम यूनिट वैक्टर तभी बोल सकते हैं जब उसका मैग्नीट्यूड या मॉडुलस या लेंथ किसके बराबर होनी चाहिए, 1 के। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। आगे क्या बोल रहा है, सच दैट कि मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू √3। ठीक है, तो एक और कंडीशन गिवन है कि भाई मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू √3 गिवन है। ठीक है, तो ये इतनी चीजें हमें गिवन है। अब हमसे क्या बोल रहे हैं कि इफ सी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस 2 इंटू बी बार प्लस 3 इंटू ए क्रॉस बी, देन 2 इंटू मॉडुलस ऑफ सी इज इक्वल टू। ठीक है, ओके, तो हमें ये जो लिखा हुआ है 2 इंटू मॉडुलस ऑफ सी, इसकी वैल्यू को बताना है। तो हमारे पास कंडीशंस कितनी गिवन है, सबसे पहले तो मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू 1, मॉडुलस ऑफ बी इक्वल टू 1, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू √3, एंड साथ में एक और कंडीशन है सी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस 2 इंटू बी बार प्लस 3 इंटू ए क्रॉस बी बार। ठीक है, ये गिवन है। ओके, तो हमारे पास देखो मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू 1 और मॉडुलस ऑफ बी इक्वल टू 1, ये तो फिक्स्ड है। हमारे पास एक कंडीशन ये दी हुई है, ये कंडीशन हम इसको यूज करते हैं सबसे पहले तो जब भी इस टाइप का कुछ एक्सप्रेशन गिवन है, देखो अभी तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। अगर मॉडुलस ऑफ ए प्लस ए प्लस बी होल मॉड इक्वल टू √3 गिवन है, तो अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो इस टाइप के इक्वेशन को हैंडल करने का तरीका ये होता है कि स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या बनेगा, देखो मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। ठीक है, अब हम यहाँ पे मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होगा मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी।
ठीक है, मतलब वही ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई की है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि टू इंटू ए इंटू बी नहीं लिखना है, टू इंटू ए डॉट बी लिखना है आपको। अब मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ बी की वैल्यू 1 है, तो ये रख देता हूँ, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, और ये हो गया ए डॉट बी इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो भाई अल्टीमेटली 2 इंटू ए डॉट बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 -1, तो ये कितना हो जाएगा भाई, सिंपल 1 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स 2 इंटू ए डॉट बी इक्वल टू 1, तो भाई ए डॉट बी इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1/2। ठीक है, आप चाहो तो आप डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगा के एंगल निकाल लो कि ये मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू सपोज एंगल थीटा मान लो। ठीक है, अब ये दोनों तो 1 होते हैं, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ, तो अल्टीमेटली इसको सॉल्व करूंगा ना, तो थीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा भाई, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये कंडीशन है मेरे पास। ठीक है, या तो मैं इसको यूज़ करूंगा या तो ये थीटा एंगल को यूज़ करूंगा, मतलब एंगल बिटवीन ए एंड बी हमें मिल चुका है 60 डिग्री। ठीक है, तो ये कंडीशन जो गिवन थी ना, इसीलिए गिवन थी कि आप ए और बी के बीच का एंगल निकाल सकते हो। ठीक है, जब भी ऐसा इक्वेशन कभी क्वेश्चन में आता है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ही करना है। ठीक है, अब हमारे पास एक और कंडीशन गिवन है, ये वाली। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम लोग। क्या गिवन है आपको, ये सी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस 2 इंटू बी बार प्लस 3 इंटू ए क्रॉस बी। ठीक है, ये हो गया। अब इस कंडीशन को कैसे यूज करें हम लोग, ठीक है, इस कंडीशन को कैसे यूज करें, ना तो हमें वेक्टर ए का पता है, ना वेक्टर बी का पता है, ना ए क्रॉस बी का। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं ना, यहाँ भी बोलते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, मॉड लेके। सपोज मैंने ले लिया कि मॉडुलस ऑफ सी और होल स्क्वायर लगा देता हूँ। यहाँ भी वही करता हूँ, ए बार प्लस 2b बार प्लस 3 इंटू ए क्रॉस बी। ठीक है, पहले तो आपने क्या लगाया, मॉड लगाया, फिर स्क्वायरिंग कर दी। तो इस टाइप के इक्वेशन को ऐसे ही हैंडल किया जाता है, मॉड लगा दो, स्क्वायरिंग कर दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पे आप लगाओ आइडेंटिटी किसकी, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की। इस हिसाब से क्या होगा आपका, ए स्क्वायर मीन्स मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा मॉडुलस ऑफ 2b का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3 इंटू ए क्रॉस बी, और ये लगाया मॉड और ये स्क्वायर, मीन्स ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और प्लस क्या होता है आपका 2 टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए, लेकिन हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे। ठीक है, मीन्स ए डॉट 2b प्लस 2b डॉट 3 ए क्रॉस बी प्लस, फिर हम लगाएंगे क्या, ये हो गया ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी, फिर हो जाएगा सी इंटू ए लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा ए डॉट 3 ए क्रॉस बी। ठीक है, ये होता है, ये हमने लगा दी यहाँ पे आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और जहाँ इंटू है वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, बस थोड़ा ध्यान रखना। ओके, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ सी का स्क्वायर इज इक्वल, देखो यहाँ से ये हो गया मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप इसको ले सकते हो 4 इंटू मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, और इसको हम ले सकते हैं 9, 3 का स्क्वायर 9, और इसको लिख दो ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर लिख दो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। फिर हम लगा रहे हैं यहाँ पे आप। ठीक है, ये हो गया आपका 2, तो साम बाहर जो एज इट इज है, फिर इसको मैं क्या ले सकता हूँ 2 ए डॉट बी। ठीक है, इसको आप ले सकते हो 2 3 6 है ना, और फिर आप इसको लिख सकते हो बी डॉट ए क्रॉस बी। ओके, फिर इसको आप ले सकते हो 3 ए डॉट ए क्रॉस बी। ठीक है भाई, ये हो गया। अब ये जो वैल्यूज होती है ना भाई, ये वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। 0 इसलिए होती है कि देखो जो ए क्रॉस बी होता है ना, ए क्रॉस बी जो होता है वो वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ बी डॉट लगा के रखा हुआ है, तो बी डॉट दिस वेक्टर, ये दो वेक्टर का क्या डॉट प्रोडक्ट है, और ए क्रॉस बी और बी जो होते हैं आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई करूंगा तो ये दोनों 0 हो गए। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच रहा है, मॉडुलस ऑफ सी का स्क्वायर इज इक्वल, देखो मॉडुलस ऑफ ए तो 1 गिवन है हमारे पास। ठीक है, मॉडुलस ऑफ ए कितना दिया हुआ है मुझे, 1 दिया हुआ है, और मॉडुलस ऑफ बी भी 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, ये जो होगा ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे 4 इंटू 1 का स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 1 ही होना है। ठीक है, एंड यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं भाई, अब ये ए क्रॉस बी होता है। ठीक है, इसको आप ऐसा भी लिख दो मॉडुलस के साथ, तो ये बन जाएगा आपका क्या, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, हमने यहाँ पे ए क्रॉस बी की डेफिनेशन लगाई और ये होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और 2, और यहाँ पे आप क्या ले सकते हो
2 और a डॉट बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1/2 है, तो ये रख देता हूँ 1/2 और ये दोनों वैल्यूज क्या जाएंगी, ये 0 6 इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, 3 इंटू जीरो तो ये तो जीरो हो जाना है, तो इसको 0 + 0 लिख दो आप। ठीक है भाई, ये 2 से 2 कैंसिल तो सिर्फ 1 बचेगा यहाँ पे आपका। तो अल्टीमेटली मॉडुलस ऑफ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो 1 प्लस ये 4 प्लस 9 टाइम्स। ठीक है, मॉडुलस ऑफ ए 1, ये भी 1 और ये साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास 60, तो यहाँ रखेंगे अंदर तो कितना होगा 1 इंटू साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ बचेगा सिर्फ आपका 2 और ये तो 1 है तो ये +2 बचना है। ओके, तो कितना बचा भाई, ये हो गया आपका 10 14 और ये हो गया आपका 16। ठीक है, हो गया 16, सॉरी ये कितना हो जाएगा भाई 1 + 4 मतलब 5, 5 और 2 7 + 9 9 हुआ और यहाँ पे हो गया 1 इंटू 1 और साइन 60 मतलब होता है √3/2 और √3/2 का स्क्वायर लगाऊंगा तो कितना आएगा भाई 3/4। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7 + 27 डिवाइडेड बाय 4, एलसीएम ले लो यहाँ से आप, तो ये हो जाएगा आपको कितना 7 4 जा 28 + 27। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा 7 और 8 15 मतलब दिस इज 55 भाई, 55/4। ठीक है, इस 4 को हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 मॉडुलस ऑफ सी का स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 55। अब हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर हो जाएगा सिंपल मॉडुलस ऑफ सी एंड इट इज इक्वल टू √55। तो दिस इज द आंसर, हमें निकालना यही था 2 इंटू मॉडुलस ऑफ सी इक्वल टू कितना हो गया 55। तो ये हो गया फाइनली इसका आंसर। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जो कि जेई मेंस 11 अप्रैल 2015 को आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए, इन अ पैरेललोग्राम ABCD मीन्स ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, कॉमा मॉडुलस ऑफ AB वेक्टर इज इक्वल टू A मीन्स जो AB साइड होगी ना उसकी जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है A। ओके, कॉमा मॉडुलस ऑफ AD वेक्टर इज इक्वल टू B मीन्स जो AD साइड होगी पैरेललोग्राम की उसकी लेंथ कितनी दी हुई है B एंड मॉडुलस ऑफ AC वेक्टर इज इक्वल टू C मीन्स AC साइड की जो लेंथ है वो C गिवन है। देन DB वेक्टर डॉट AB वेक्टर हैज द वैल्यू, ये 4 ऑप्शंस गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो हमें इसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं पैरेललोग्राम हम बना लेते हैं। ठीक है, हमें गिवन है कि भाई ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो हम एक अच्छा सा पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये हम एक पैरेललोग्राम बनाने वाले हैं, यहाँ पे इसको मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ एंड थोड़ा इसको ऐसा करते हैं और ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, जिसमें हमें दिया हुआ है AB वेक्टर की लेंथ A दी हुई है मीन्स इसकी जो लेंथ है वो A दी हुई है। सिमिलरली AD वेक्टर की जो लेंथ है वो कितनी दी है B दी हुई है। ठीक है, तो ये भी B लेंथ है आपकी ये। ठीक है, एंड AC वेक्टर की जो लेंथ है वो हमें दी हुई है C। ठीक है, तो ये हो गया C। मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं, पता है देखो मॉडुलस ऑफ AB इक्वल टू हो जाएगा सिंपल AB, इट इज इक्वल टू A एंड मॉडुलस ऑफ जो AD है आपका इसको हम लिख सकते हैं सिंपल AD इक्वल टू B एंड मॉडुलस ऑफ जो AC वेक्टर है इट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं सिंपल AC एंड इट इज इक्वल टू C। ये आपको गिवन है, मतलब ये जो AB साइड इसकी लेंथ गिवन है, AD की लेंथ गिवन है और AC की लेंथ मुझे गिवन है। राइट है, ओके। सपोज इन ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना ABC, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको मैं थीटा मान लेता हूँ। ठीक है, अब एक चीज और है हमारे पास इंपॉर्टेंट कि पैरेललोग्राम में क्या होता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो ये भी A हो जाएगा और ये जो है ये कितनी हो जाएगी B हो जाएगी। ठीक है, तो अब इन ट्राइंगल ABC के बारे में अगर हम बात करें, अगर मैं यहाँ पे कोसाइन रूल लगा दूं जो हमने 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, तो उस हिसाब से जो कॉस थीटा होगा वो क्या होगा A² होगा प्लस B² एंड माइनस ऑफ C²। ठीक है, अपॉन में क्या बनेगा भाई 2AB बनेगा आपका। ठीक है, ये कोसाइन फॉर्मूले के हिसाब से होता है कि अगर ये एंगल ले रहा हूं तो A² प्लस B² करूंगा और माइनस ऑफ C² करूंगा और अपॉन में 2AB। ठीक है, आपको निकालना क्या है, देखो ये वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं भाई इसको DB वेक्टर डॉट AB वेक्टर मुझे क्या करना है फाइंड आउट करना है, तो इसको क्वेश्चन मार्क बना लेते हैं। ओके,
अब देखो ध्यान से आप लोग कि भाई ये जो डी बी वैक्टर होता है इसको हम क्या ले सकते हैं, तो डी बी वैक्टर को मैं ले सकता हूँ डी ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर। ठीक है, कैसे देखा मैंने इसको, हम लोग जानते हैं ना वेक्टर एडिशन क्या होता है भाई। देखो इस वेक्टर का जो एंड पॉइंट है और इस वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट दोनों सेम है, मतलब ये दोनों वेक्टर आसानी से ऐड हो सकते हैं। और डी ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर करूंगा तो क्या आएगा आपका, डी बी वैक्टर आना है। ठीक है, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन वैक्टर से लगा दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका डी ए वैक्टर डॉट ए बी वैक्टर प्लस हो जाएगा आपका ए बी वैक्टर डॉट ए बी वैक्टर। ठीक है, ए बी वैक्टर डॉट ए बी वैक्टर क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए बी वैक्टर। एंड यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो ए बी वैक्टर तो ये है मेरे पास, एंड डी ए वैक्टर और ये मेरा क्या है आपका ए डी वैक्टर है। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, इसको माइनस लगा दें और इसको मैं लिख सकता हूँ ना ए डी वैक्टर। ठीक है, इसको माइनस ऑफ कर दिया जाए तो ये डी ए वैक्टर क्या बन जाएगा, ए डी वैक्टर, क्योंकि डायरेक्शन बदल गया ना, पहले डायरेक्शन डी से ए था, अब ए से डी हो गया, तो एक माइनस साइन लगा दिया, तो ये हो जाएगा डी ए डी वैक्टर डॉट ए बी वैक्टर, और इसको हम ले सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए बी वैक्टर का स्क्वायर। राइट है, अब एक काम करो, यहाँ पे आप लगा दो डॉट प्रोडक्ट, तो माइनस ऑफ ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए डी मॉडुलस ऑफ ए बी। ठीक है, और अब बात है कि भाई ए बी वैक्टर और ए डी वैक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, ये ए बी वैक्टर ये ए डी वैक्टर है, सपोज मैं इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड करता हूँ। ठीक है, ऐसा ऐसा, और इसको भी आगे, तो ये दोनों साइड्स के आपस में पैरेलल हैं, और ये जो बीच की लाइन है इसको हम ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं। तो भाई ये एंगल और ये एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना। ठीक है ना, ये लाइंस आपस में क्या है, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। इसको क्या बोलते हैं, शायद ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, है ना। 9th क्लास में शायद हमने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, कि पैरेलल लाइंस के बीच में कोई लाइंस होती है तो वो ट्रांसवर्सल कहलाते हैं। ठीक है, और उसके दोनों साइड पे जो एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो भाई ए डी वैक्टर और ए बी वैक्टर के बीच का एंगल क्या बन जाएगा, थीटा, तो यहाँ पे ले सकता हूँ मैं कॉस थीटा। और मॉडुलस ऑफ ए बी वैक्टर स्क्वायर, ये तो हमें ए दिया हुआ है ना भाई, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस ऑफ, अब ए डी वैक्टर की लेंथ हमें दी हुई है, देखो ये दिखा बी, और ए बी वैक्टर की लेंथ ए दी हुई है, और कॉस थीटा की वैल्यू ये लिखी मैंने कोसाइन फॉर्मूले से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, एंड दिस इज प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया भाई, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो गया आपका। ठीक है, एंड प्लस ए स्क्वायर, एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, जिसमें से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो अल्टीमेटली मैं ये देख रहा हूँ कि डी बी वैक्टर डॉट ए बी वैक्टर इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2। ठीक है भाई, और ये हमें कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, ठीक है ना, मतलब कुल मिला के मैं क्या बोल रहा हूँ कि डी बी वैक्टर डॉट ए बी वैक्टर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि जेई मेंस 3 अप्रैल 2016 को आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, लेट ए बार बी बार एंड सी बार बी 3 यूनिट वैक्टर्स। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये बोल रहा है कि जो ए बार है वो एक यूनिट वेक्टर है, बी बी बार भी एक यूनिट वेक्टर है, एंड सी बार भी एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, मतलब देखो अगर हमसे बोल रहे हैं कि ए बार बी बार और सी बार 3 यूनिट वेक्टर्स, इसका मतलब क्या होगा कि तीनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब मॉडुलस जो होगा, इट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1। तो मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ बी इक्वल टू भी 1 हो जाएगा, एंड मॉडुलस ऑफ सी इक्वल टू भी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। राइट है, आगे क्या बोल रहे हैं, सच दैट कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू √3/2 इंटू बी प्लस सी। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है आपसे, इफ बी बार इज नॉट पैरेलल टू सी बार देन द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार इज। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे सिंपल ये बोल रहा है भाई कि ए बार बी बार सी बार तीन यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है, मतलब मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू 1, मॉडुलस ऑफ बी इक्वल टू 1 एंड मॉडुलस ऑफ सी इक्वल टू 1। साथ में हमें एक कंडीशन ये गिवन है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू √3/2 बी बार प्लस सी बार दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि अगर बी बार सी बार के पैरेलल नहीं है तो हमें ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि बी और सी आपस में पैरेलल नहीं है। ठीक है, ओके, चलो आगे बात करते हैं अब।
तो देखो अब ए बार मॉडुलस ऑफ ए बार इक्वल टू 1, मॉडुलस ऑफ बी बार इक्वल टू 1, मॉडुलस ऑफ सी बार इक्वल टू 1, ये तो फिक्स वैल्यू है। तो हम स्टार्ट कहाँ से क्वेश्चन करेंगे, यहाँ से। तो सबसे पहले हम इसमें एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि देखो हम लोग क्या जानते हैं कि ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार, ठीक है, इट इज इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ऑफ ए डॉट बी इंटू सी, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, ये क्या होता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है कि ए क्रॉस सी इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट सी ये इंटू बी माइनस ऑफ ए डॉट बी इंटू सी, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं। ओके, चलो अप्लाई करते हैं। तो क्या बनेगा, देखो ए डॉट सी हो जाएगा ए बार डॉट सी बार इंटू बी बार माइनस ऑफ ए डॉट बी इंटू सी बार, इट इज इक्वल टू, हमें गिवन है कितना, √3/2, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू बी बार प्लस √3/2 इंटू सी बार। ओके, अब एक काम करो, बी बार को इस तरफ शिफ्ट कर लो और सी बार को इस तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ। तो ये बन जाएगा आपका ए डॉट सी इंटू बी माइनस ऑफ, इसको शिफ्ट करूंगा तो जाएगा √3/2 बी बार, इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको शिफ्ट किया तो ये जाएगा ए डॉट बी इंटू सी बार, राइट है, प्लस हो जाएगा एंड प्लस हो जाएगा √3/2 सी बार, ठीक है। अब इन दोनों इसमें से क्या करता हूँ, बी बार कॉमन लेता हूँ और यहाँ से सी बार कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पे, ए डॉट सी माइनस ऑफ √3/2 इंटू बी बार इक्वल टू जाएगा ए डॉट बी प्लस √3/2 इंटू सी बार, ठीक है। अब देखो यहां से जो हमने लिखा हुआ, देखो ये जो वैल्यू है ए डॉट सी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, एंड ए डॉट बी स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब है कि ये पूरी स्केलर क्वांटिटी है और ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, देखो यहां से आपको क्या मिल रहा है कि ये तो पूरी स्केलर क्वांटिटी और ये भी स्केलर क्वांटिटी है। तो हम बोल सकते हैं कि जो वेक्टर बी बार और जो वेक्टर सी बार है, या तो ये पैरेलल वेक्टर होंगे या कोलिनियर वेक्टर होंगे, ठीक है, ये बोल सकते हैं। जबकि हमें क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि जो बी बार और जो सी बार है वो तो पैरेलल वेक्टर है ही नहीं, लेकिन इस रिलेशन के हिसाब से क्या होगा आपका कि वेक्टर बी और वेक्टर सी जो है पैरेलल वेक्टर है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि पैरेलल नहीं है और यहाँ से हम देख रहे हैं कि पैरेलल है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इस कॉन्ट्राडिक्शन को रिमूव करने के लिए हम क्या बोलेंगे कि भाई बी बार और सी बार तो कोलिनियर है ही नहीं, लेकिन यहाँ से बी बार और सी बार कोलिनियर आ रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि जो बी बार का कोफिशिएंट है वो 0 होना चाहिए, साथ में सी बार का कोफिशिएंट भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। अब हमें एंगल किसके बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में। तो हम क्या करते हैं, इस क्वांटिटी को 0 की इक्वल पुट कर देते हैं बस। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस √3/2 इक्वल टू 0, ठीक है। सिमिलरली ये क्वांटिटी भी 0 की इक्वल होगी, लेकिन हमें तो एंगल ए और बी के बीच में ऑब्टेन करना है, इसलिए हम सिर्फ इस क्वांटिटी से काम चलाते हैं, राइट है। अब देखो ए डॉट बी प्लस √3/2 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इंटू हो जाएगा कॉस थीटा। मान लेता हूँ कि थीटा इज अ एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, तो इट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ √3/2, करेक्ट है। अब मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ बी ये तो दोनों 1 दिया हुआ है ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी की जो वैल्यूज हैं वो हमें 1 दी हुई है। तो ये मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू 1, मॉडुलस ऑफ बी इक्वल टू 1 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ √3/2। तो अल्टीमेटली जो कॉस थीटा हो जाएगा वो कितना जाएगा, माइनस ऑफ √3/2, ठीक है भाई। अब कॉस के टेबल में माइनस √3/2 किसकी वैल्यू होती है भाई, ये तो आपको पता होना चाहिए। देखा जाए तो ये किसकी वैल्यू है, कॉस ऑफ 30 डिग्री है, ठीक है। कॉस 30 है तो इसको मैं ले सकता हूँ ना, कॉस 180 माइनस ऑफ 30 मीन्स ये हो जाएगा कॉस 150 डिग्री। तो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा हमारा थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 150 डिग्री, ठीक है। इसको हम क्या ले सकते हैं, 5π/6 है ना, ये 30 हो गया इंटू 5 कर दिया, तो जो एंगल आएगा ए और बी के बीच का वो हो जाएगा 150 डिग्री या 5π/6, ठीक है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये याद रखना है कि जब वेक्टर बी बार और सी बार पैरेलल नहीं होते हैं और फिर भी उनके बीच अगर पैरेलल रिलेशन आता है तो वेक्टर्स के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको हमें 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें वेक्टर ए और बी के बीच एंगल निकालना था, इसीलिए सिर्फ मैंने इस क्वांटिटी को 0 की इक्वल पुट किया और एंगल निकाल लिया ए और बी के बीच में, जो कि कितना आ रहा है 5π/6, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमारा जो क्वेश्चन है अब 5, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, जो कि जेईई मेंस 9 अप्रैल 2016 का आया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोलते हैं हम देख लेते हैं। ये बोल रहे देखो, इन अ ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट द वर्टेक्स A
मतलब हमें एक ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, ए पे बन रहा है, पॉइंट ए पे बन रहा है। ओके, इफ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली, ये दिए गए 3 i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, माइनस ऑफ i कैप प्लस 3j कैप प्लस पी के कैप एंड 5i कैप प्लस क्यू जे कैप माइनस ऑफ 4k कैप, देन द पॉइंट पी कॉमा क्यू लाइज ऑन आ लाइन। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमें गिवन है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशंस। अब हमसे बोल रहा है कि जो ए बी सी है ना वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। चलो एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमसे बोल रहे हैं कि जो वर्टेक्स ए है ना वो 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे इसको रख लो और बी और सी को आप कहीं भी रख सकते हो। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। ए का पोजीशन वेक्टर ये लिख रहा है 3i कैप प्लस जे कैप माइनस ऑफ के कैप। ठीक है, एंड बी का पोजीशन वेक्टर ये लिख रहा है माइनस ऑफ i कैप प्लस 3j कैप प्लस पी के कैप। ओके, एंड सी का पोजीशन वेक्टर ये लिखा हुआ है 5i कैप प्लस हो जाएगा क्यू जे कैप माइनस ऑफ 4k कैप। ओके, ये दिया हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो पॉइंट पी और क्यू है ना किसी लाइन पे लाई करते हैं, तो वो कौन सी लाइन होगी इन चार ऑप्शन में से, राइट है। देखो भाई, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, जिसमें ए पे 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब हो जाएगा कि ए बी लाइन और जो ए सी लाइन है वो आप एक आपस में क्या परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं ए बी डॉट ए सी निकालता हूँ तो इट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम ए बी वैक्टर क्या हो जाएगा भाई, ए बी वैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा पोजीशन वैक्टर ऑफ ए, नहीं, ए बी वैक्टर क्या होगा आपका पोजीशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वैक्टर ऑफ ए। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या बनेगा, ये देखो है आई माइनस ऑफ आई प्लस 3j प्लस पी के कैप माइनस ऑफ 3i कैप प्लस जे कैप माइनस ऑफ के कैप। ठीक है भाई, तो ये हो गया मेरा ए बी वैक्टर, मीन्स पोजीशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वैक्टर ऑफ ए, डॉट प्रोडक्ट के साथ क्या लगा के रखा हुआ है, ए सी। ए सी वैक्टर मतलब हो जाएगा पोजीशन वैक्टर ऑफ सी। ठीक है, ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, 3i प्लस जे माइनस ऑफ के कैप, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 को। ठीक है, तो पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर ले। देखो माइनस आई और ये माइनस 3i कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 4i, माइनस 3j और माइनस ऑफ जे तो हो जाएगा प्लस 2j, पी के और ये माइनस और माइनस प्लस तो हो जाएगा आपका क्या, पी के प्लस के कैप। ओके, डॉट प्रोडक्ट के साथ क्या चल रहा है यहाँ पे, 5 माइनस ऑफ 3i तो हो जाएगा कितना, कितना हो गया 5i माइनस ऑफ 3i कितना हो जाएगा आपका 2i। ठीक है, फिर हो जाएगा क्यू जे माइनस ऑफ ये माइनस ये देखो जे और माइनस तो माइनस जे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका ये क्यू जे माइनस ऑफ जे और माइनस 4k, और ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस के, तो ये जाएगा कितना माइनस ऑफ 3k कैप, इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दो वेक्टर्स का हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो i और i को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 8। ठीक है, j और j को मल्टीप्लाई करेंगे मैं, तो j को पहले इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हो जाएगा कितना आपका ये 2q, और इसी j को सेम टाइम पे इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2। ठीक है, अब k वाले को k से मल्टीप्लाई करूँगा तो भाई इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा ये माइनस ऑफ 3p। ठीक है, फिर इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना है मुझे तो कितना हो जाएगा ये माइनस ऑफ 3, इट इज इक्वल टू 0। ओके, अब ध्यान से देखो ये देखो 2q आपका सेम है, माइनस ऑफ 3p भी सेम है, माइनस 8 माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा माइनस ऑफ 13, इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करते हैं तो कितना बचेगा 2q इक्वल टू जाएगा 3p प्लस 13। ठीक है, तो यहाँ इसको देख के आप क्या बोल सकते हो इस लाइन को कि भाई जो आपके p कॉमा q है ना पॉइंट लाइज ऑन किसके ऊपर लाई करेंगे 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 13 एक लाइन पे। ठीक है, ये तो जस्टिफाई कर दिया अपन ने कि जो p कॉमा q है वो एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, जो जिसका इक्वेशन क्या होगा 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 13, राइट है, p कॉमा q।
तो हमारे पास ऑप्शन में देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि देखो ये तो क्वेश्चन में ही बोल रहा था कि जो पी कॉमा क्यू है ना वो किसके ऊपर लाई करते हैं, लाइन पे। तो ये तो हमने जस्टिफाई कर दिया। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो तो भाई वो जो लाइन है, अब हमसे बोल रहे हैं कि वो लाइन कैसी होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सेस होगी, पैरेलल टू वाई एक्सेस होगी, या मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस होगी, या मेकिंग एन ऑप्टिस एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस। अब हमें ये निकालना है। तो देखो ध्यान से आप अब ये जो लाइन आई आपकी वाली, ठीक है, इसको हम ले सकते हैं y इज इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स प्लस 30 हो गई। इसको हम ऐसा भी ले सकते हैं ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट है। तो भाई यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि m इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, 3/2 आ रहा है। और 3/2 जो होगा वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब स्लोप क्या आपका पॉजिटिव है। अगर स्लोप पॉजिटिव होता है इसका मतलब ये होगा कि जो लाइन है ना आपकी वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, एक्यूट एंगल बना रही है। समझे आप। अगर m इक्वल टू 3/2 है तो 3/2 तो पॉजिटिव वैल्यू है, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब स्लोप क्या आपका पॉजिटिव है। अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो हम ये बोलेंगे कि जो लाइन है ना वो मेकिंग एन एंगल, और कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो आंसर फाइनली हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ओके, तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ न्यू क्वेश्चंस के साथ।